हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़न इसके करंट अफेयर्स जो कि हमारी अप्रैल मंथ की है। तो यहाँ पे हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस चल रही है जिसमें कि हमारे 3 आर्टिकल कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट हमने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन देखा, देन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन एंड देन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट के साथ और देखते हैं कि आज कितनी टॉपिक हम लोग कवर कर पाते हैं। तो यहाँ पे इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट की अगर हम लोग बात करें तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 2 स्टेट की बॉर्डर, एक तो है आसाम और दूसरी है अरुणाचल प्रदेश। इनके द्वारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है क्योंकि कई सालों से यानी कि 10 सालों से ऊपर आप देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में जो बॉर्डर है उसमें डिस्प्यूट चल रही है। तो यहाँ पे अगर हम लोग और देखें कि ये जो डिस्प्यूट है इसमें आप देख सकते हो कि 123 विलेजेस जो है टोटल यहाँ पे आके कवर होते हैं। जैसे 12 डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश के हैं और 8 डिस्ट्रिक्ट आसाम के हैं। दोनों में जो बॉर्डर लाइन में आप देखोगे कि इतने डिस्ट्रिक्ट है जो कि एक दूसरे स्टेट में हैं। तो अगर इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के थ्रू समझे तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये अग्री किया गया है कि अब कोई न्यू क्लेम नहीं किया जाएगा एरिया और विलेज को, यानी कि ये 123 विलेज टोटल है इस बॉर्डर लाइन में। अब इससे आगे बढ़ के आपका 124 जो है विलेज नहीं होने वाला, यानी कि कोई भी नया यहाँ पे एरिया या फिर नया विलेज जो है वो ऐड नहीं किया जाएगा फ्यूचर में। साथ ही इस मेमोरेंडम में ये भी साइन किया गया है कि जो डिस्प्यूट यहाँ पे 34 ऑफ दिस विलेजेस में है उसको रिजॉल्व कर लिया गया है। और ये जो डिस्प्यूट है 37 विलेजेस से ऊपर में, इसको रिजॉल्व पहले ही कर लिया गया था थ्रू नामसाई डिक्लेरेशन जो कि 2022 में लास्ट ईयर में जो यहाँ पे हुआ था। फिर आप देखो कि जो 71 विलेजेस बच गया है, एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे होगा जो अरुणाचल प्रदेश में है कि एक विलेज को यहाँ पे आसाम का है और साथ ही साथ जो है यहाँ पे 60 विलेज आसाम से लिया जा रहा है और 10 विलेजेस जो है ऑलरेडी आसाम में रहेगा। तो इट मीन्स कि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसमें बता दिया गया है कि इस बॉर्डर में आप देखो कि 8 डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे आपका आसाम वाले एरिया में है और 12 डिस्ट्रिक्ट आपका जो है अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में है और टोटल 123 यहाँ पे विलेजेस हैं। तो कौन सी विलेजेस जो है किस तरफ आ रही है और कौन सी विलेजेस आसाम में है, कौन सी विलेजेस अरुणाचल प्रदेश में है, तो इस डिस्प्यूट को पूरी तरीके से यहाँ पे कन्फ्यूजन को भी दूर कर दिया गया है। अब इसके अलावा आप देखो कि ऐसा ये पहला राज्य आपको देखने को नहीं मिलेगा हमारे देश में जो कि इस तरीके का बॉर्डर डिस्प्यूट है। हमारे यहाँ बॉर्डर डिस्प्यूट जो है ना सदियों से चलते आ रहे हैं और ये बहुत ही ज़्यादा आज के भी डेट में आप देखोगे तो डिफरेंट स्टेट में भी है। लेकिन बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे देख लें कि कहाँ है असम, तो ये आप देखो कि ये आसाम की बाउंड्री है, ठीक है, और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो लंबी बाउंड्री हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं आसाम के साथ, तो इसलिए यहाँ पे ये एरिया में आप देख सकते हो कि हम लोग बात करें। इसके अलावा आप देखो कि गुजरात और राजस्थान है, ये है गुजरात, ठीक है, ये है राजस्थान। इन दोनों में भी आप देखो कि बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो भी मगध हिल को लेकर। फिर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में तो है ही, इसमें आप देखो कि यहाँ पे परवाणु रीजन के ऊपर है। फिर हिमाचल प्रदेश और जो ये लद्दाख वाला रीजन है इसमें भी आप देखोगे कि सरछू जो कि यहाँ पे लेह मनाली वाले हाईवे में है। और फिर उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि इशू है वो भी यहाँ पे मेनलैंड बाउंड्रीज को लेकर और वो भी कनिका संडास आइलैंड को लेकर जो कि बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में है। ये बे ऑफ बंगाल वाला रीजन हो गया, ये आपका अरेबियन सी हो गया, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र और जो कर्नाटक है ये भी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। यहाँ पे आपको जब बेलगाम डिस्ट्रिक्ट है ना, इसमें बहुत ज़्यादा मराठी बोलने वाली पॉपुलेशन है। तो पहले ये आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ही पार्ट था, तो लेकिन अब आपको देखो कि कर्नाटक के अंदर आ गया। पहले ये महाराष्ट्र का पार्ट था क्योंकि मराठी बोलने वाले लोग थे, लेकिन अब ये कहा जाता है कि ये कर्नाटक में है। तो अगेन ये आपका महाराष्ट्र और जो कर्नाटक वाला बॉर्डर है उस बॉर्डर में ये आपका लाई करता है, इसलिए इसको लेकर कन्फ्यूजन है। फिर यहाँ पे कर्नाटक और जो केरल है इसके बीच में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कसारगोड वाला रीजन है जो कि कहा जाता है कि केरल का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे कन्नड़ स्पीकिंग लोग बहुत ज़्यादा है। जो लोकल डायलेक्ट्स है ना, लोकल लैंग्वेज है, वो बोलने वाले लोग जो है एक स्टेट में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि हाँ वो वहाँ उस राज्य के हैं, लेकिन क्योंकि 2 स्टेट के बीच में अगर वो बॉर्डर में वहाँ पर आते हैं तो समटाइम्स कन्फ्यूजन अराइज हो जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट का कॉज क्या है, तो सबसे पहले आपका क्या है, कॉलोनियल लिगेसी है। ब्रिटिशर्स जो है आप देखोगे, ब्रिटिशर्स जो थे ना वो सब उनका प्रायोरिटी क्या था, उनका प्रायोरिटी था कि आराम से जो है इजी गवर्नेंस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशंस होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर जैसे कि हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे पकड़ लेते हैं कि हाँ किस राज्य के लोग हैं, तो ब्रिटिशर्स का वैसा था नहीं। जहाँ रहते वो ठीक है, कोई कल्चरल और जो लिंग्विस्टिक यूनिफिकेशन है उसको वो नहीं मानते थे, ठीक है। इससे क्या था कि कई सारे लोग जो है ना एक मतलब कि अभी जैसे आप देखो कि कन्नड़ बोलने वाले लोग जो है, मराठी बोलने वाले लोग, ऑब्वियसली है कि मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र से ही बिलोंग करते होंगे, कन्नड़ बोलने वाले केरल से ही बिलोंग करते होंगे, बट ये ब्रिटिशर्स का दिया हुआ ये आज की डेट में हमें एक गिफ्ट
कॉन्फ्लिक्ट है जिसके कारण ये डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं। सेकंड है कि जोग्राफिकल फीचर्स भी हैं, कॉम्प्लेक्स आप देखो कि ऐसा टेरेन है, समटाइम्स आप देखोगे कि आपको बॉर्डर ही नहीं समझ में आएगा दो राज्य के बीच के, क्योंकि ऐसा ये यहाँ पे टेरेन ही ऐसा है, कोई रिवर के फॉर्म में है, रिवर में बीच में आपका डिवाइड हो रहा है, या फिर कोई हिल्स में डिवाइड हो रहा है, कोई जंगल में डिवाइड हो रहा है, तो क्लियरली जो फिजिकल बाउंड्रीज़ है ना उसको समझने में भी कहीं ना कहीं कठिनाई होती है। साथ ही इनएडिक्वेसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कुछ मैकेनिज्म ऐसा नहीं है जिससे कि ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट हो ना इसको सही तरीके से सॉल्व किया जाए। तो हमारे संविधान में आप देखो आर्टिकल 131 है जिसमें कि जुडिशियल रिड्रेसल है, साथ ही साथ एक अलग से आर्टिकल बनाया गया 263 जिसमें कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाती है। इंटर स्टेट काउंसिल में जो इंटर स्टेट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसको यहाँ पे सुना जाता है, देखा जाता है, तो ये भी एक है, लेकिन फिर भी एक आप देखोगे कि एक अच्छा मैकेनिज्म हमारे देश में नहीं है। साथ ही नॉन बाइंडिंग नेचर है, जो कमीशंस है, कमिटीज़ है, तो इनकी कुछ भी रिकमेंडेशन दी जाती है तो ये ऐसा नहीं है कि बाइंडिंग इन नेचर है, इट मीन्स कि राज्य को मानना ही पड़ेगा। राज्य अपनी ही धुन में रहते हैं, उनको ठीक लगता है, उनको सुटेबल लगता है, उनके फेवर में लगता है तो मानते हैं, नहीं सुटेबल लगता है तो वो नहीं मानते। तो इसलिए कमिटीज़ आप देखोगे कि जो फॉर्मली जनरली जो फॉर्म किया जाता है वो एक ग्राउंड सिचुएशंस को समझने के लिए किया जाता है कि बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ना ये अराइज कहाँ से हुआ, अभी क्या नेचर है और आगे चल के कैसा होगा। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आप देखो 1966 में सेंटर के द्वारा एक महाजन कमीशन को सेटअप किया गया था जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में जो बॉर्डर डिस्प्यूट था ना उसको रिजॉल्व करने के लिए। इन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो बेलगाम रीजन को ही लेकर थी, लेकिन इस बेलगाम रीजन का जो यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया गया था तो इसको कर्नाटक और केरल ने मान लिया, बट महाराष्ट्र ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो इसलिए आप समझो कि ये जो कमीशन और कमेटी भी बनाई जाती है ना वो इतनी फ्रूटफुल होती नहीं है। साथ ही पॉलिटिकल डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, डिफरेंसेस है बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की, पार्टीज़ की यहाँ पे बात होती है, रीजनल इंटरेस्ट भी होता है जिसके कारण ये सारे इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट निकल कर आते हैं। साथ ही पॉलिटिकल विल की कमी है। आप देखो जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना वो कहने के लिए होता है कि वो लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए आते हैं, बट बेसिकली वो अपने फ़ायदे के लिए आते हैं, उनको अपना ही लगता है, उनकी विल की कमी है जिसके कारण ये जो स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट है ना वो आज भी चलते आ रहा है। और आप देखो कि लॉन्ग टर्म एफर्ट्स के कमी के कारण, पॉलिटिकल कमिटमेंट की कमी के कारण इस तरीके की हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रही है कि नहीं। अब देखते रोड अहेड में बताया जा रहा वे फॉरवर्ड कि हमें एक गिव एंड टेक अप्रोच अडॉप्ट करना होगा। एक अच्छा राइट अप्रोच होना चाहिए इस तरीके के डिस्प्यूट को लेकर जिसमें कि जीरो सम गेम नहीं होना। ठीक है, ये जीरो सम गेम हो, किसी को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो, किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं हो, साथ ही एक विन विन सिचुएशन होना चाहिए सारे पार्टीज़ के लिए। अगर सेकंड देखें तो अंडरस्टैंडिंग है कोर इश्यूज़, यानी कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो समझें कि डिस्प्यूट का कोर इशू क्या है, इट मीन्स कि कहाँ से ये अराइज़ हुआ, क्यों अराइज़ हुआ, क्या है नेचर, ये सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। साथ ही अवेयरनेस यहाँ पे रेज़ करने की ज़रूरत है लोगों में। पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो अवेयरनेस रेज़ करें, उनको स्प्रेड भी करना चाहिए कि क्या यहाँ पे अगर बॉर्डर हमारा दो राज्यों के बीच में अगर बॉर्डर में शांति नहीं है तो फिर समझो कि आप स्टेट में भी शांति नहीं है। तो इसलिए बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना और बॉर्डर में पीस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप समझो कि दो राज्यों के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होगी, कनेक्टिविटी अच्छा होगा, डेवलपमेंट अच्छा होगा। ठीक है, साथ ही स्टेक होल्डर्स की इंक्लूजन होनी चाहिए। ये जो इंक्लूजन है लोकल्स का, इससे क्या होगा कि जो गैप है सरकार और लोगों के बीच में वो फुलफ़िल होगा। साथ ही अगर विद द हेल्प ऑफ NGOs देखिए, सिविल सोसाइटीज़ है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो गवर्नमेंट को भी यहाँ पे जो है म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट का भी आइडिया को प्रोपेगेट करने की ज़रूरत है। साथ ही हमें प्रॉपर रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज़ लेकर आना होगा। एक तो आप देखो कि जो बॉर्डर डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व करने के लिए एट ए टाइम हमें क्या करना है, लोगों को डिस्प्लेसमेंट करना है। इट मीन्स कि कई बार ऐसा कहा जाता है कि चलिए ये मराठी बोलने वाले लोग आज की डेट में कर्नाटक में तो इनको महाराष्ट्र में भेज दो, तो इससे लोगों को एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो पीपल फ्रेंडली सेटलमेंट पॉलिसीज़ जो है ना, इससे क्या होगा कि डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस होगा। इट मीन्स कि अगर लोग को लगता है कि अगर आज के डेट में वो कर्नाटक में है लेकिन वो महाराष्ट्र में जाना चाहते हैं तो वो पूरे एरिया को भेज दो, है कि नहीं, ये चीज़ें हैं। साथ ही पीपल्स की इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे सबसे पहले होनी चाहिए। देखिए, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट अगर रिजॉल्व करना है विलेज लेवल में तो इसमें क्या है कि एक जेन्युइन ग्रीवेंसेस होनी चाहिए। एक जेन्युइन हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो बॉर्डर में रहने वाले लोग हैं इनकी एक जेन्युइन समस्या है। ठीक है, वो रिजॉल्व करना है और लोगों की जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे इफेक्टिव सॉल्यूशंस के साथ ही आए तो बेटर होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें कि क्या क्या मेथड है हमारे देश में जिससे कि अगर स्टेट्स में इस तरीके की डिस्प्यूट है तो उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं।
सबसे पहले हमारे संविधान में क्या कहा गया है, जुडिशियल रिड्रेसल। इट मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप देखो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस का पावर दिया गया है। इट मीन्स कि अगर दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट है तो डायरेक्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उसको सुन सकती है अंडर आर्टिकल 131, जिसमें कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस का पावर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस के तहत आप देखोगे कि यहाँ पे और भी पावर है, यानी कि अगर इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अगर एक या दो स्टेट के बीच में झड़प हो जाए, या फिर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर कोई भी स्टेट हो, या फिर एक से ज़्यादा स्टेट के बीच में झड़प हो जाए, या फिर दो या दो से ज़्यादा के स्टेट के बीच में यहाँ पे डिस्प्यूट हो जाए, तो इन 3 कंडीशंस में जुडिशियल रिड्रेसल है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यहाँ पे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शंस का पावर है। साथ ही आर्टिकल 263 है जो कि इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात किया जाता है। इसमें प्रेसिडेंट को ये पावर दिया गया है कि इंटर स्टेट काउंसिल को सेटअप करें डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। और ये जो काउंसिल है ना, ये एक फोरम फॉर डिस्कशंस है, वो भी स्टेट और सेंटर के बीच में। यहाँ पे इंक्वायरी किया जाता है और डिस्प्यूट्स को लेकर आपको एडवाइस भी दिया जाएगा, साथ ही इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा बहुत सारे सब्जेक्ट को लेकर, साथ ही रिकमेंडेशंस भी दिया जाएगा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स और रिकमेंडेशन दिया जाएगा बेटर कंडीशंस को लेकर। साथ ही आप देखो जोनल काउंसिल भी है। जोनल काउंसिल की बात करें तो ये स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया। इनका एम है कि कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशंस को प्रमोट करना जो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज और सेंटर्स के बीच में है। ये सिर्फ क्या करते हैं ना कि ये आप देखो कि एक डेलिब्रेटिव और एडवाइजरी बॉडी है जोनल काउंसिल, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होता नहीं है, ठीक है। बट फिर भी ये 3 तरीका है हमारे देश में जिससे कि जो स्टेट्स के बीच में जो भी डिस्प्यूट है ना उसको हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफ़ेक्ट क्या होता है अगर 2 स्टेट के बीच में या 2 से ज़्यादा स्टेट के बीच में अगर इस तरीके का डिस्प्यूट है तो उसका इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले आप समझो कि डिस्प्यूट है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, एक ही बात को लेकर वो डिमांड कर रहे हैं, तो वाजिब सी बात है कि उनका ग्रोथ नहीं होगा, वहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा। साथ ही यहाँ पे सोशल हार्मनी की कमी होगी, लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे, एक दूसरे का हेल्प नहीं करेंगे। साथ ही यहाँ पे क्या होगा कि ह्यूमन सफरिंग होगी, लोगों को ही यहाँ पे दिक्कत होगा, लोग को एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना होगा, प्रॉपर्टी का लॉस होगा। साथ ही इससे रिलेशनशिप बर्बाद होते हैं स्टेट्स के बीच में। साथ ही यहाँ पे सेशनलिस्ट टेंडेंसीज होती है और ग्रुप जो भी यहाँ पे जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें भी थ्रेट देखने को मिलता है। ओके, सो गाइज़ ये बहुत ही अच्छी आर्टिकल थी जिसमें कि हमने यहाँ पे इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स के कई सारे एंगल को डिस्कस किया और अभी एट प्रेजेंट कहाँ कहाँ चल रहा है डिस्प्यूट उसको भी हमने यहाँ पे मैप के हेल्प से देखा। तो ये इस तरीके का मैप ड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है अगर आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में इसको इंक्लूड कर सकते हो तो। साथ ही हमने यहाँ पे कॉजेज़ देखा, इफेक्ट्स देखा कि क्या कारण, क्या रीज़न होता है और क्या इसका इफेक्ट होता है, प्रभाव क्या होता है, रोड अहेड, वे फॉरवर्ड हमने देखा और साथ ही साथ कुछ मेथड्स भी डिस्कस किया कि कैसे हम लोग इस डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल जो कि है आधार। आधार की बात करते हैं। अभी रिसेंटली इसलिए हम लोग इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ रूल्स यहाँ पे प्रपोज किया गया आधार ऑथेंटिकेशंस को लेकर। यहाँ पे अदर देन जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ है और डिपार्टमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे बेटर सर्विस वगैरह डिलीवर करे सिटीजन्स को। ये और न्यूज़ में क्यों है क्योंकि 2019 में आप देखो कि यहाँ पे आधार एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था और आधार ऑथेंटिकेशंस को अनेबल किया गया था विथ UIDAI अप्रूवल, जो कि यहाँ पे सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके कंप्लाइंस के बाद ही इसको इंश्योर किया जाएगा। आज के डेट में अगर हम लोग देखें जो भी मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स हैं इसके तहत उनको अलाउ किया गया है कि आधार ऑथेंटिकेशंस जो है उसको वो अंडरटेक कर सकते हैं अंडर रूल्स 2020। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ पर्पज़ के लिए भी अलाउ किया गया, जैसे कि अगर गुड गवर्नेंस में इंटरेस्ट है या फिर पब्लिक फंड वगैरह में लीकेज हो रहा है या फिर इनोवेशंस वगैरह में अनेबल है या फिर स्प्रेड हो रहा है, नॉलेज वगैरह का यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, तो ठीक है। साथ ही अगर हम लोग देखें कि आधार के साथ आज के डेट में इशू क्या है, आप देखो कि आधार के साथ सबसे पहला इशू है फॉल्टी डेटाबेस। एक कैग की रिपोर्ट आई थी लास्ट ईयर जिसमें ये कहा गया था कि UIDAI के द्वारा जो भी आधार नंबर जनरेट किया जा रहा है इसमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, साथ ही एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस की कमी है और पुअर क्वालिटी की बायोमेट्रिक है। आज की डेट में आप भी इस चीज़ को फील किए होंगे कि जो आपने आधार बनाया है आपने अपना थंब इम्प्रेशंस दिया होगा बायोमेट्रिक, और अभी आज की डेट में अगर आप कहीं पे भी ऑथेंटिकेशंस के लिए जाते हो तो एक बार में जो है वो आपका नहीं लेता है। इट मीन्स कि आपका जो यहाँ पे बायोमेट्रिक है वो एक बार में कैच नहीं हो पाता। ये बहुत ही कहा जाता है कि एक पुअर क्वालिटी बायोमेट्रिक किया गया है जिसके कारण मल्टीपल और डुप्लीकेट जो है आधार कार्ड इशू हो गए हैं एक ही आदमी के। सेकंड यहाँ पे प्रॉब्लम बताया जा रहा है कि कंसर्न है रेजिडेंस स्टेटस को लेकर। UIDAI के द्वारा यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक प्रूफ, डॉक्यूमेंट और जो प्रोसेस है उसको प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है ये कंफर्म करने के लिए कि क्या वो पर्सन्स जो अप्लाई कर रहे हैं आधार के लिए वो इंडिया में रहते हैं कि नहीं, और रह रहे हैं तो वो कब से रह रहे हैं, ये चीज़ें नहीं यहाँ पे आपका कंफर्म हो पाता है।
साथ ही इंसिडेंस अगर हम लोग ऑथेंटिकेशन एरर का देखें, जो ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन सक्सेस रेट है वो आज भी आप देखोगे कि जो भी यूज़र्स यहाँ पे आधार कार्ड को यूज़ करते हैं ना, उनमें डिससेटिस्फैक्शन ही है। एक 2019 के सर्वे में ये बताया जा रहा है कि 2.5% जो रिस्पॉन्डेंट है एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो वेलफेयर सर्विस से बाहर ही है। क्यों? क्योंकि उनके आधार में प्रॉब्लम है। आधार तो पहले बना था तो भैया उसमें कई तरीके की मिस्टेक्स थी, आपके नाम में मिस्टेक्स होगा, आपके मोबाइल नंबर दूसरे होंगे, आपके एड्रेस दूसरा होगा, है कि नहीं, डेट ऑफ बर्थ गलत होगा, तो पहले तो वो चलता था। अभी भी आप देखो कि बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स है आधार के साथ। साथ ही सिस्टम वल्नरेबिलिटीज़ है, इसमें आप देखो कि स्टैंडर्ड सिक्योरिटी एलिमेंट्स की कमी देखने को मिलता है, जो कि हम लोग अदर फोटो आईडीज़ में देखते हैं, जैसे कि माइक्रोचिप हो गया, होलोग्राम हो गया, ऑफिशियल सील वगैरह हो गया। तो इसको कॉपी करना और फॉल्सिफाइड करना भी काफ़ी वल्नरेबल है। डेटा लीक और प्राइवेसी कंसर्न, कई बार तो हम लोग ये चीज़ सुनते ही हैं कि डेटा लीक होते रहता है आधार ऑपरेशंस में। बाल आधार भी है। अब यहाँ पे आप देखो कि आधार जो है माइनर चाइल्ड के लिए भी इशू करने की बात की गई है कि छोटे छोटे बच्चे का जो है वो आधार यहाँ पे इशू हो जाएगा। तो ये इसमें भी कहा जा रहा है कि कैग की रिपोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि UIDAI के द्वारा अवॉइडेबल खर्चा किया गया है। इट मीन्स कि बाल आधार, बच्चों का आधार बनाने जिनकी 5 साल से कम की एज है, उसके लिए खर्चा कितना किया गया? 310 करोड़। तो ये भी आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा ह्यूज नंबर पे खर्चा किया गया। अपडेटिंग बायोमेट्रिक्स जो है वो स्टेबल नहीं है। अगर हम लोग लाइफ स्पैन किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ स्पैन का देखें तो वो स्टेबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, कई बार ये चीज़ें सजेशन दी जाती है कि या तो अपडेट करो या तो फिर री इनरोल करो, ठीक है, बायोमेट्रिक्स में। लेकिन फिर भी अभी आज के डेट में आप देखो कि आधार सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स दिया जा रहा है। तो हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या किया जा रहा है। देखिए, रोड मैप बनाई जा रही है आधार 2.0 के लिए। तो जो रोड मैप है इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ये फोकस किया जाएगा कि अगर किसी का यहाँ पे आधार बन रहा है तो वो हमारे देश में कितने दिन से रह रहे, कब से रह रहे हैं। साथ ही आधार का यूज़ को इन्हेंस किया जाएगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे आधार को यूज़ करें। साथ ही यहाँ पे लोगों का जो ट्रस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है, और जो इंटरनेशनल आउटरीच है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। साथ ही अगर हम लोग बायोमेट्रिक्स बेस्ड डीडुप्लीकेशंस की बात करें तो बायोमेट्रिक सर्विस जो प्रोवाइडर हैं आज के डेट में आप देखो कि फेशियल इमेज वगैरह को यूज़ करते हैं एज एडिशनल जो बायोमेट्रिक एट्रीब्यूट्स है। इसमें हमारा क्या किया जाता है, 10 जो फिंगरप्रिंट्स है उसको लिया जाता है और 2 आइरिस स्कैन होता है कि नहीं। बायोमेट्रिक फ्रॉड डिटेक्शंस करने की भी बात की गई है कि बायोमेट्रिक सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा आज के डेट में आप देखो कि जो मिक्स्ड बायोमेट्रिक्स होते हैं, यानी कि अगर किसी और का फिंगर्स वगैरह लग गया तो भी डिटेक्ट हो जाता है। नॉन ह्यूमन फिंगर्स का लगा दिया, यानी किसी जानवर का बायोमेट्रिक में आप लगा दोगे तो भी पता चल जाएगा। गमी फिंगर्स हैं, ठीक है, डुप्लीकेट फिंगर्स लगाया, इन्वर्टेड इरीज इमेज है या फिर क्लोज्ड आइज़ हैं, तो इन सब के ये इनरोलमेंट के दौरान अगर ये सब है तो ये अच्छे से डिटेक्ट हो जाएंगे। साथ ही UIDAI के द्वारा आप देखो कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशंस जो है वो भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और यहाँ पे ML टेक्नोलॉजी भी है, जिसमें कि जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह है ना वो यहाँ पे आपका वेरीफाई हो जाएगा। इंस्पेक्शन करना है ऑपरेशन का, यानी कि UIDAI के द्वारा रेगुलरली आप देखो इंस्पेक्शन किया जाएगा और जो भी यहाँ पे ऑपरेटर्स का बिहेवियर है उसको भी फाइंड आउट किया जाएगा। कुछ और अगर हम लोग बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा भी कहा गया कि क्वालिटी चेक किया जाएगा। सारे न्यू एडल्ट्स जो एनरोलमेंट है तो उनकी क्वालिटी चेक करने की बात की गई है। साथ ही अपडेटेड और यूज़र फ्रेंडली लिस्ट अगर हम लोग देखें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का, तो ये भी हम लोग को ज़रूरत होगा कि कैसे हम लोग आधार इनरोलमेंट वगैरह अपडेट वगैरह ये सारी चीज़ें नोटिफाइड करें। साथ ही टू डिस्करेज मिसयूज़ ऑफ सिस्टम, GPS फेंसिंग वगैरह भी यहाँ पे इनरोलमेंट मैकेनिज्म में आपका इंक्लूड किया गया है। तो ये सारी तो यहाँ पे वे फॉरवर्ड बताई गई है बायोमेट्रिक्स को लेकर, ठीक है। इनिशिएटिव्स बताया गया है कि क्या क्या हम लोग ले सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम लोग रोड अहेड देखें कि और हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हमें जो रेसिडेंस स्टेटस है उसको ऑथेंटिकेट करना होगा। UIDAI जो है यहाँ पे एक प्रोसीजर बताएं और एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बताएं, यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशंस के अलावा कोई भी लोग अगर आप समझो कि इंडिया में नहीं भी रहते होंगे तो वो सेल्फ डिक्लेरेशंस के थ्रू बता देंगे कि हाँ भाई मैं इंडिया का ही निवासी हूँ, मैं यहीं रहता हूँ। तो सेल्फ डिक्लेरेशन ही कुछ ऐसा एक डॉक्यूमेंट्स बताइए जिससे ये चीज़ें पता चले कि आप इंडिया के निवासी हो, ठीक है। तो इससे कन्फर्म हो पाएगा और जो रेसिडेंस स्टेटस है वो यहाँ पर ऑथेंटिकेट हो पाएगा। साथ ही हमें ग्रीवियंस जो सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। UIDAI के द्वारा आप देखो कि जो पॉसिबिलिटीज़ हैं सिंगल सेंट्रलाइज जो सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना, जिससे कि हम लोग ग्रीवियंस वगैरह कंप्लेन वगैरह को कैप्चर कर पाते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। साथ ही हमें डिजिटल फ्रेमवर्क को और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। डिजिटल फ्रेमवर्क को मजबूत करना है यानी कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग आधार के साथ लिंक कर रहे हैं चीज़ों को, तो मोबाइल कनेक्टिविटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी ये सारी चीज़ें जो है इंश्योर करने की ज़रूरत है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग को कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन पे चलना होगा।
देखिए 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि प्राइवेसी अब हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, और सरकार से ये पूछा भी गया है कि आप एक रोबोस्ट रिजिम को इम्प्लीमेंट करो डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। और एक जो रोबोस्ट डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क है ये काफ़ी एसेंशियल है कि हम लोग सिटीजन्स के प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करें, प्रिवेंट करें कंपनीज़ को, गवर्नमेंट को जो भी इनडिस्क्रिमिनेटली डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ओके, बहुत ही गलत तरीके से। साथ ही कंपनीज़ वगैरह को होल्ड करो, गवर्नमेंट के अकाउंटेबल को होल्ड करो फॉर डेटा ब्रीचेस, जिससे कि हम लोग एक अच्छा खासा अप्रोप्रिएट डेटा हैंडलिंग जो है इंसेंटिवाइज कर सके। तो ये सारा बात यहाँ पे वे फॉरवर्ड हो गया। देखिए आधार एक्ट जो आया था उसकी अगर हम लोग संवैधानिकता की बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि एक जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। आधार जो है यहाँ पे आप देखो कि जो एक्ट आया था जिसका फुल फॉर्म है आधार टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज़ बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट 2016, जिसको कि एपेक्स कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इसको चैलेंज किया गया था इस ग्राउंड में कि ये इस आधार एक्ट को मनी बिल जैसा पास किया गया है। अब आपके पास दो क्वेश्चन हैं। सबसे पहले बताना है कि मनी बिल को हमारे संविधान में अंडर किस आर्टिकल के तहत इसको डिस्क्राइब किया गया, और दूसरी क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो मनी बिल को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये किसके प्रायर रिकमेंडेशन से हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहला आरोप यही लगाया गया था कि इसको मनी बिल जैसा पास किया गया, क्योंकि मनी बिल में आप जानते हो कि राज्यसभा के पास उतना पावर होता नहीं है, 14 दिन में उनको इसको वापस करना होता है लोकसभा में, और लोकसभा में ही इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो बहुत सारे मैक्सिमम पावर आप देखो कि लोकसभा के पास है एज ए मनी बिल, राज्यसभा के पास नहीं है। 2018 के जजमेंट में भी आप देखो टॉप कोर्ट के द्वारा भी अफर्म किया गया था कि हाँ आधार एक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर। अब ऑब्जर्वेशंस और देख लेते हैं। एक्ट में बेसिकली आप देखो कि इसको पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया, इवन तो ये एक मनी बिल जैसा पास हुआ लेकिन फिर भी पास हो गया। साथ ही साथ आप देखो इसमें कभी भी ये नहीं कहा गया है कि फंडामेंटल राइट्स को ये वॉयलेट कर रहा है आधार एक्ट। आर्टिकल 14, 15, 19, 21 किसी में भी किसी को यहाँ पे वॉयलेट नहीं कर रहा है। आधार की बात करें तो ये कहा गया कि मैंडेटरी है अगर कोई भी सोशल वेलफेयर स्कीम वगैरह को एक्सेस कर रहे हैं, बट अगर लोग अपना बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं या फिर मोबाइल खरीद रहे हैं या फिर इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं तो उसके लिए आधार देना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे कही गई है। अब यहाँ पे जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं UIDAI, जो कि है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली आप देखो कि एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसको कि आधार एक्ट 2016 के प्रोविज़न के तहत इस्टेब्लिश किया गया था 2016 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पे आपके मीटी के तहत है। इससे पहले आप देखो UIDAI जो है ये अटैच्ड ऑफिस जैसा काम कर रहे थे जो नीति आयोग का है, यानी कि पहले प्लानिंग कमीशन था, फिर 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग लाया गया। तो इसी के साथ ये मिलके काम कर रहे हैं। रीजनल ऑफिस अगर हम लोग UIDAI का देखें तो 8 रीजनल ऑफिसेज है जिसमें कि डेटा सेंटर और टेक सेंटर दोनों है। साथ ही फंक्शंस इनका क्या है तो ये इशू करते हैं आधार कार्ड, और साथ ही साथ जितने भी हमारे देश में रहने वाले लोग हैं उनका आधार कार्ड इशू करते हैं। UIDAI जो है ये रिस्पॉन्सिबल है आधार इनरोलमेंट को लेकर, ऑथेंटिकेशन को लेकर। साथ ही ये सारे स्टेजेस यानी कि आधार लाइफ साइकिल की जो जितनी भी सारे स्टेजेस है उनकी ये ऑपरेशन और मैनेजमेंट भी करते हैं। साथ ही डेवलप करना है जो पॉलिसी है, प्रोसीजर है और सिस्टम है जिसमें कि आधार नंबर जो है हम लोग इशू कर सकते हैं इंडिविजुअल को। साथ ही हम लोग ऑथेंटिकेशंस वगैरह भी परफॉर्म करें और सिक्योरिटी वगैरह भी जो आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशंस का है और ऑथेंटिकेशंस है रिकॉर्ड ऑफ इंडिविजुअल का, यानी कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके रिकॉर्ड का ऑथेंटिकेशंस करना, यानी कि कितनी वो सही है, करेक्ट है कि नहीं, और आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशंस के लिए भी यहाँ पे आपका सिक्योरिटी का काम किया जाता है। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट UIDAI। अब समझते हैं आधार की फीचर्स क्या है। सबसे पहले आप समझो कि आधार जिसमें कि आपका 12 डिजिट यहाँ पे यूनिक नंबर आपको दिया गया है, और कोई भी लोग जैसे कि हम लोग यहाँ पे इंडिया के रहने वाले लोग हैं तो हमारा एक आप कह सकते हो कि हमारे पास हमारे पास एक कार्ड है जिससे कि हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग इंडिया के निवासी हैं। रैंडम नंबर है। आधार इनरोलमेंट प्रोसेस इसमें आप देख सकते हो कि डिटेल वगैरह कैच नहीं करता, जैसे कि आप किस कास्ट के हैं, किस रिलीजन के हैं, आपका क्या इनकम है, हेल्थ क्या है, आप कहाँ रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके आधार में कैच नहीं होता है। स्केलेबल टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर की अगर हम लोग बात करें तो UID जो आर्किटेक्चर है ये ओपन है और स्केलेबल भी है, यानी कि रेसिडेंट का जो डेटा है ये सेंट्रली आपका स्टोर होता है, और ऑथेंटिकेशंस जो है ये ऑनलाइन भी किया जा सकता है, यानी कि आप अपने आधार का चेक जो है कहीं से भी कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में बैठे हुए। टारगेटेड डिलीवरी की बात करें तो आधार जो है ये मैंडेटरी है,
यानी कि अगर आपको सब्सिडी चाहिए, सरकार से कुछ छूट चाहिए, बेनिफिट चाहिए अंडर सेक्शन 7 और इनकम टैक्स रिटर्न भी वगैरह आप फाइल करते हैं इंडिविजुअल जो कि आधार के बिना है, तो इनको अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ आइडेंटिफिकेशंस भी दिया जाता है। तो इसलिए जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह हैं उनकी अगर डिलीवरी में आपको बेनिफिशियरी बनना है तो आपको आधार यहाँ पे जो है मैंडेटरी है। प्रूफ है एड्रेस और आइडेंटिटी का। देखिए कई बार यही कहा जाता है, हर जगह आप देखो एग्ज़ाम वगैरह भी देने जाओ तो आधार कार्ड मांगते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये रियल है, इसमें जो आपका एड्रेस दिया गया है, आपकी जो आइडेंटिटी है वो सब सही है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आप इंडिया के नागरिक हो, सिटीजन हो, इस चीज़ का प्रूफ आपको आधार कार्ड नहीं देता, ठीक है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफ़र्स भी हैं। यहाँ पे आप देखो यूआईडी अनेबल्ड बैंक अकाउंट है, तो इसमें क्या है ना कि एक सिक्योर और लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म वगैरह है जिसमें कि आप जो बेनिफिट्स वगैरह है ना वो अपने रेसिडेंट को दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप देखो कि बेनिफिट ट्रांसफ़र भी होता है बहुत ही बेटर तरीके से, तो इसलिए भी यहाँ पे ये की फीचर्स इसकी बताई गई है। आधार का आज के डेट में आप देखोगे तो 1.3 बिलियन आधार कार्ड जनरेट हो चुका है हमारे देश में। 99% एडल्ट्स के पास जो है आधार कार्ड होगा ही। एवरी मंथ आप देखो 200 करोड़ प्लस आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशंस जो है होता ही है। साथ ही 1670 यहाँ पे सेंट्रल स्टेट सोशल वेलफेयर है और गुड गवर्नेंस स्कीम है जिसको कि नोटिफाई किया गया है आधार का इस्तेमाल करके, है कि नहीं। लेकिन आधार ऑथेंटिकेशंस की बात की जाती है कि आधार कितना किसी का सही है गलत है, इसका क्या पर्पस है। सबसे पहले यहाँ पे ईज़ ऑफ लिविंग को प्रमोट करना है कि कहीं भी अब आप जाते हो तो आधार नंबर अपना दिखाते हो, आधार कार्ड दिखाते हो, तो उससे आपका काम बन जाता है, यानी कि अब आप आसानी से काम कर पा रहे हो। सरकार के द्वारा भी जो मुआवजा देना होता है, सरकार के द्वारा जो बेनिफिशरीज़ को यहाँ पे डीबीटी के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत पैसे वगैरह दी जाती है। जैसे कि आप देखो कि यहाँ पे आपका पीएम किसान है, पीएम किसान में जो 6000 दी जाती है, तो वो भी आपका कहा जाता है कि जो भी बैंक अकाउंट है किसान का वो आधार अनेबल्ड होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए, तभी यहाँ पे सरकार जो है उस आधार अनेबल लिंक्ड जो है होते हैं बैंक अकाउंट उसमें पैसा भेजती है। तो इससे क्या हो रहा है कि काफ़ी आसान हो रहा है, प्रोसेस आसान हो रहा है, लोगों की लाइफ ईज़ हो रही है। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ हो रहा है जिससे कि एक गुड गवर्नेंस को हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि चीज़ें डिजिटलाइज हो रही है, चीज़ें हम लोग डिजिटल फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। इससे ये समझ में आता है कि चीज़ें जो है वो ट्रांसपेरेंट है। साथ ही प्रिवेंशन और डिसिपेशंस है, यानी कि सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स जो हैं वो हम लोग यहाँ पे लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं। और साथ ही इनोवेशंस वगैरह भी हो रहा है और लोगों को नॉलेज भी स्प्रेड हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, अगर आप देखो कि गांव में एक लोग को अगर इस तरीके का आधार कार्ड बन जाता है, बैंक अकाउंट में लिंक हो जाता है और सरकार के द्वारा पैसा भी बैंक अकाउंट में आ जाता है ना, तो वो आदमी सबको बताता है। इट मीन्स कि उसके पास नॉलेज आया और वो नॉलेज को स्प्रेड किया, तो ये क्या हो रहा है कि हमारे देश में तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं। तो गाइज़ दिस इज़ ऑल अबाउट आधार, जिसको कि हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा। ये फ़ायदा होता है एक मंथली मैगज़ीन पढ़ने का। अगर आप डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ पढ़ रहे हो और डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते हो, तो उसमें एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि आपको डेली करंट अफेयर्स में से जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा। लेकिन अगर आप डेली करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पा रहे हो तो इट्स बेटर कि आप मंथ एंड में जो मंथली मैगज़ीन निकलती है उसको आप फॉलो कर लो। मैं हमेशा विज़न आईएएस की इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि विज़न आईएएस की मैगज़ीन में एक पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि आपको एक हॉलिस्टिक कवरेज मिल जाता है। हालांकि और भी इंस्टीट्यूट के आप कर सकते हो, आराम से फॉलो कर सकते हो, जिसका भी आपको अच्छा लग रहा है, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। लेकिन विज़न आईएएस को फॉलो करने का बहुत सारा रीज़न है, ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो मंथली मैगज़ीन फॉलो करो। कई बार आप लोग मुझसे पूछते हो कि मैं विज़न के पीछे क्यों पड़े रहती हूँ, तो विज़न आईएएस काफ़ी बेटर है। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स को छोड़ा जाता है, और एटलीस्ट जो मेन टॉपिक्स होते हैं ना, जो उस मंथ में आपका घूमते रहता है, उसको बहुत अच्छे से कवर करते हैं। और बार बार एक ही टॉपिक कवर होता है तो उससे क्या होता है ना कि आपकी रिवीजन भी होती जाती है और चीज़ें आपको समझ में भी आने लगती हैं। तो इसलिए ये मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप लोग अग्री है तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, नहीं फॉलो करना है तो आप लोग दूसरी इंस्टीट्यूट की भी मैगज़ीन फॉलो कर सकते हैं, बट एक मैगज़ीन ज़रूर फॉलो कीजिए अगर आप लोग डेली करंट अफेयर्स को नहीं फॉलो कर पा रहे तो। ओके, सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल एंड दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे इसी समय। अगर आप लोग को ये लेसन अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसके लिए लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं सो डैट उनको भी ये हेल्प हो जाए। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट, कोई सजेशंस है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।